तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास में कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है, फटाफट मुझे लाइव चैट में टाइप करके बताइए हु इज़ ऑनलाइन। स्वागत है आप सभी का 8 बजे की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम रोज़ अभ्यास करते हैं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूरोप महाद्वीप के ऊपर, और सारे के सारे जो प्रश्न हैं, आज मैं टॉप 10 जो क्वेश्चन हैं वो यूरोप महाद्वीप से आपसे पूछने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं उठाया है, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर से हैं, और वो भी जो मैंने मॉर्निंग की क्लास में कराए हुए हैं वहीं से मैंने लिए हुए हैं। जो लोग आज की लाइव क्लास पहली बार कर रहे हैं उन लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशन हैं। एक तो आपको कभी भी जब भी आपको प्रश्न का आंसर करना है तो उसके आगे आपको उसका सीरियल नंबर जरूर देना है। यानी कि अगर आप पहले प्रश्न का आंसर कर रहे हैं तो पहले आपको लिखना है 1, उसके बाद में ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। दूसरी बात यह कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन के बाद में मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा आंसर करने के लिए। आपको एक लिख करके ए बी सी डी टाइप करना है, उसी 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ही आपको मिल जाता है। तो जब मैं आपको टाइम दे देता हूँ, चारों विकल्प मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप चार विकल्प जब मैं पढ़ दूँ तब आपको आंसर टाइप करना है, क्योंकि लाइव चैट में फिर आपका नाम ऊपर चला जाता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपने आंसर किया है या नहीं किया, और अगर आंसर किया है तो फिर क्या आंसर किया है। तो ये हो गई बात नए जुड़े लोगों के लिए। बाकी जो सारे ग्रुप्स हैं और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो तमाम सारे लोग पहले से जुड़े सब जानते हैं, सारी लिंक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो वीडियो का इसी लाइव क्लास का आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करें। इसके पहले आप लाइव क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, और सभी लोगों का स्वागत है यूपीएससी प्राइम टाइम पर। पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज के शाम की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो मैंने इन टाइटल, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो पहले सेकंड में इन टाइटल में जो मैंने बॉक्स बनाया था, पहला क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 37 कंट्रीज, ऑप्शन बी 47 कंट्रीज, ऑप्शन सी 57 कंट्रीज, या फिर ऑप्शन डी 67 कंट्रीज। तो आपको बताना है कि यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, 37, 47, 57 या फिर 67। एक लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश हैं, 37, 47, 57 या फिर 67। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट एक लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न का सही जवाब। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 47। यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर के जो देशों की संख्या है वो कितनी है, वो है 47। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर के देशों की संख्या 47। और दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट में ही सर्वाधिक देश हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक 47 देश हैं, और बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, या चाहे जो भी कॉन्टिनेंट हो, किसी भी देश में इतने कंट्रीज नहीं है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक देश है कितने, 47। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर के देशों की संख्या है 47, और पहले प्रश्न का इसीलिए सही जवाब हो जा रहा है ऑप्शन बी 47। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो अब आपको दूसरे प्रश्न के साथ में 2 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना है और बताना है दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। दूसरा प्रश्न मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल से बनाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि इसके ऑप्शन सरल हैं, तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप जरूर आंसर इसका राइट कर पाएंगे। यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। पहली बात आपको ये बताना है कि इनमें जो 4 पॉइंट दिए गए, इनमें 3 पॉइंट यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में एकदम सही है, चौथा पॉइंट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में गलत है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो गलत है। 3 पॉइंट है जो सही है, एक पॉइंट है जो इसमें ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन है रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यह है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप दुनिया का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत महाद्वीप है। यहाँ पर औद्योगिकीकरण की जगह पर आपको औद्योगिकीकृत पढ़ना है। तो यूरोप महाद्वीप दुनिया का सबसे औद्योगिकीकृत महाद्वीप है, यह है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है यूरोप महाद्वीप में कुल 47 कंट्रीज हैं, 47 देश हैं, जो अभी हम देख चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो अब आपके पास में 3 ही बच रहे हैं, 3 में आपको बताना है कौन सा गलत है। और चौथा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो है हमारा कर्क रेखा यूरोप के मध्य से गुजरती है। अब आपको बताना है यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है। यूरोप महाद्वीप, जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप महाद्वीप दुनिया का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है।
यूरोप महाद्वीप में कुल 47 देश हैं। कर्क रेखा यूरोप महाद्वीप के बीच से होकर के गुजरती है। ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए 2 लिख करके, और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। कौन सा कथन है जो यूरोप के बारे में सही नहीं है। मॉर्निंग में मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पार्ट 1 में बहुत सारी चर्चा की हुई है। उत्पादन संबंधी जो आंकड़े हैं, तो आप कम से कम 15 मिनट वीडियो को स्किप करके इसके बाद के वीडियो को तो जरूर ही देखें, क्योंकि उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ जब मैंने पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में उत्पादन संबंधी आंकड़े पढ़ाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दे रहा हूँ यूरोप महाद्वीप के नाम से। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, या अगर आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और चैनल के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने विश्व के भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर आपको यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये 4 महाद्वीप मैं पढ़ा चुका हूँ, और इन सब के बारे में जो इन डिटेल्ड पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन की जितनी भी क्लासें अभी हुई हैं, वो मैंने अभ्यास प्रश्न नाम से वो पूरे की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे पिछली जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लासेज हुई हैं वो सारी क्लासेज और सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को देना चाह रहे हैं, उनके आंसर्स करना चाह रहे हैं, तो उस अभ्यास प्रश्न वाली प्लेलिस्ट से जाकर के वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे यूट्यूब के किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहेंगे, तो मैं वहाँ आपको डेली लिंक पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से जो है सारी की सारी जानकारी मिल जाया करेगी। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का अब 10 सेकंड मुझे लग रहा है टाइम हो गया है, तो अब दूसरे प्रश्न का मैं आपको जवाब बता देता हूँ। सही जवाब क्या है दोस्तों? दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्क रेखा यूरोप के मध्य से गुजरती है। ये कथन यूरोप के बारे में सही नहीं है। जब मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा रहा था, वैसे भी आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। और अगर आप देखेंगे तो अगर कर्क रेखा का आप बिल्कुल एकदम सीध में विश्व के नक्शे को अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करेंगे, तो आप देखेंगे यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वो भारत के सर के हमेशा ऊपर रहता है। ऐसे में कर्क रेखा के गुजरने का कोई चांस ही नहीं बनता है। वैसे सच्चाई तो ये है कि जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है उससे कोई भी मेजर लाइन होकर के गुजरते नहीं है, ना तो वो कर्क रेखा, ना तो भूमध्य रेखा, ना ही मकर रेखा। जब कर्क रेखा नहीं गुजर रही है तो भूमध्य और मकर रेखा के गुजरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में कोई भी लाइन नहीं गुजरती, जबकि यूरोप कॉन्टिनेंट से कोई लाइन नहीं गुजरती। जबकि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे तीनों बड़ी लाइनें, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं कहाँ से, यूरोप के अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से। तो यूरोप कॉन्टिनेंट से कोई भी रेखा नहीं गुजरती और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसलिए दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा यूरोप के मध्य से गुजरती। ये कथन सही नहीं है। जबकि जो रूस है यूरोप का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही कथन है। यूरोप दुनिया का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत महाद्वीप है, ये भी सही कथन है। और यूरोप महाद्वीप में कुल 47 देश हैं, ये कथन भी सत्य है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो अगर दोस्तों या तो आप विश्व भूगोल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तब, या फिर अगर आपने मॉर्निंग का आज का वीडियो देखा हुआ है ध्यान से नोट्स बनाते हुए, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से सही कर पाएंगे। तो मैं आपको ऑप्शंस हालांकि मैंने बहुत ईजी बनाए हैं, ऐसे में आपके पास पूरा का पूरा चांस है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएं। तीसरे प्रश्न के साथ में आपको ए, बी, सी या फिर डी टाइप करना है और बताना है जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के शीर्ष 3 देशों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है फ्रांस, इटली और रूस। ऑप्शन बी है रूस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी है रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस। तो अगर आप जरा सा भी गौर करेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। ऑप्शन ए फ्रांस, इटली, रूस। ऑप्शन बी रूस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस। जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, आपको ये बताना है। क्षेत्रफल के मामले में हमने देखा था, और हमने देखा था जनसंख्या के मामले में। जितने भी कॉन्टिनेंट मैंने आपको कवर कराए सब में मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी टॉप 3 कंट्रीज और इसके साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 3 कंट्रीज को हमेशा सबसे पहले पढ़ाया है। तो 3 के साथ में फिर ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप के शीर्ष 3 देश कौन से हैं। फ्रांस, इटली और रूस हैं, रूस, इटली और यूनाइटेड किंगडम है, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, या फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस हैं। तो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट टाइप कर दीजिए और बताइए कि सही क्रम क्या है। 10 सेकंड का टाइम अभी भी आपके पास में है, फटाफट आंसर टाइप करते चले जाइए। 3 के साथ में ए, बी, सी या फिर डी लिखते चले जाइए।
तो दोस्तों मुझे लग रहा है 10 सेकंड का टाइम हो गया। आप देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जनसंख्या और इसके अलावा क्षेत्रफल दोनों मामले में यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है रूस, और फ्रांस उसके बाद में आता है, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर तीन देशों की हम शीर्ष तीन देशों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पर आता है फ्रांस और नंबर 3 पर आता है यूनाइटेड किंगडम। इसलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों हमने दक्षिण अमेरिका में भी देखा था इसी तरीके से, और उत्तर अमेरिका में भी देखा था। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े देशों का क्रम, सारे विश्व भूगोल के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोज को, पुराने वीडियोज को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, और हमारा चौथा प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। आपको बताना है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। आपको बताना है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए है टाइबर नदी, ऑप्शन बी है टेम्स नदी, ऑप्शन सी है राइन नदी, या फिर ऑप्शन डी है पो नदी। तो चार के साथ में फिर ए, बी, सी या फिर डी लिख करके टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है, फटाक से बता दीजिए। सबसे सरल क्वेश्चन है ये आज का, जो मुझे लग रहा है मैंने टॉप 10 क्वेश्चन चूज किए उसमें ये सबसे सरल प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। वो टाइबर नदी है, टेम्स नदी है, राइन नदी है या फिर पो नदी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या है। चौथे प्रश्न का जवाब लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेम्स नदी। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वो है टेम्स नदी। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। इसीलिए हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्स नदी। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, वो टेम्स नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे कौन सा देश है, तो वो है रोम। रोम है टाइबर नदी के किनारे, और टेम्स है लंदन, जो लंदन है वो है टेम्स नदी के किनारे। बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। हमारा पांचवा प्रश्न है कौन सी पर्वतमाला इटली और फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इटली की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में सीमा बनाती। ये क्वेश्चन मैंने बहुत जोर दे करके आपको वहां पर पढ़ाया था और मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल एक पर्वतमाला है जो इटली को फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में अलग कर देती, मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा इटली के साथ में एक पर्वतमाला जो बनाती है। आपको बताना है उस पर्वतमाला का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आल्प्स की पर्वतमाला, ऑप्शन बी है एंडीज की पर्वतमाला, ऑप्शन सी है पिरेनीज की पर्वतमाला, या ऑप्शन डी है एकांकागुआ की पर्वतमाला। तो 5 लिख करके फिर आपको ए, बी, सी या फिर डी टाइप करना है और बताना है इटली की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में कौन सी पर्वतमाला सीमा रेखा बनाती है। आल्प्स की पर्वतमाला है वो, एंडीज की पर्वतमाला है वो, पिरेनीज की पर्वतमाला है वो, या फिर एकांकागुआ की पर्वतमाला है। 5 लिख करके ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके फटाक से बताइए कि कौन सी पर्वतमाला है जो इटली की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में सीमा बनाती है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाक से आंसर टाइप कर दीजिए और बताइए कौन सी वो पर्वतमाला है जो इटली की, फ्रांस के साथ में और इसके साथ में स्विट्जरलैंड के साथ में सीमा बनाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आल्प्स की पर्वतमाला। दोस्तों आप जानते थे कि एंडीज और जो एकांकागुआ है, ये दोनों की जो पर्वतमालाएं हैं इनका तो यूरोप के साथ में कोई संबंध है ही नहीं। ऐसे में ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो गए थे, पेरिनेज और आल्प्स की बात फंस रही थी। ऐसे में आपको बिल्कुल अंदाजा था कि आल्प्स की जो पर्वतमाला है वो इटली और फ्रांस, स्विट्जरलैंड के साथ में सीमा बनाती है। इटली की सीमा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में बनाती है। तो हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स की पर्वतमाला। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है आल्प्स की पर्वतमाला। जो आल्प्स की पर्वतमाला है वो इटली की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ में सीमा बनाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या है। तो हमारा छठा प्रश्न है, जिस प्रकार से अभी हमने देखा था लंदन किस नदी के किनारे है, अब यहाँ पर आपको बताना है पेरिस किस नदी के किनारे है। आपको बताना है, छठवें प्रश्न का आंसर करना है, पेरिस किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए है राइन नदी, ऑप्शन बी है सीन नदी, ऑप्शन डी सी है टाइबर नदी, या फिर ऑप्शन डी है भोगवा नदी। तो आपको बताना है पेरिस किस नदी के किनारे है। राइन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे, या फिर भोगवा नदी के किनारे। पेरिस को लेकर के मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक आज बताई हुई है। अगर अब आप उस ट्रिक को याद करने की कोशिश करेंगे, फिल्मों से जुड़ी हुई मैंने एक आपको कहानी सुनाई थी, अगर आप उस ट्रिक को याद करेंगे तो आप तुरंत बता पाएंगे, बिल्कुल सटीकता के साथ बता पाएंगे कि पेरिस किस नदी के तट पर है।
तो पेरिस में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है और उसी से मैंने जोड़ करके आपको एक ट्रिक बताई थी। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे या फिर भोगवा नदी के किनारे? 6 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए। और ट्रिक को याद कर लेंगे तो फटाक से आंसर सही हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको आता होगा तो आप आंसर सही कर पाएंगे। अगर वर्ल्ड मैप आपने ढंग से एक बार देखा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो फटाफट बताइए, पेरिस किस नदी के किनारे? चलिए ऑप्शन डी मैं डिलीट कर देता हूँ, भोगवा नदी को मैं डिलीट कर देता हूँ, लोथल इसके तट पर है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आप बताइए कि पेरिस किस नदी के तट पर है, राइन के, सीन के या फिर टाइबर के? तो ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, फटाफट मुझे बता दीजिए। चलिए ऑप्शन सी भी मैं डिलीट कर दे रहा हूं, टाइबर नदी भी मैं डिलीट कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर है। अब बच्चा राइन और सीन की बात बची है, तो फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीन नदी। पेरिस के सीन, मुझे पेरिस में फिल्माए गए जो सीन होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पेरिस जो है किस नदी के तट पर है? वो है सीन नदी। तो छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीन नदी। बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के जिनके भी जवाब सही हुए हैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, और जिनके जवाब सही नहीं हुए हैं उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से बस पुराने वीडियोस को देखते रहिए, साथ ही साथ अपनी स्टडी को थोड़ा सा ध्यान में बना करके रखिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। डेली का डेली हम करते हैं, मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जो विश्व भूगोल से, भारत के इतिहास से या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। और फिर शाम को हम उससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न करते हैं, या तो फिर हमारी एनसीईआरटी रिव्यू की सीरीज चलती है। अभी हमने प्राचीन इतिहास में आपने देखा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर किया हुआ है, उससे जुड़े हुए मैंने अभ्यास प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आधुनिक भारत के इतिहास में अभी मैंने हाल ही में भारत के गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ एक पूरा वीडियो पोस्ट किया था, उससे जुड़े हुए लाइव क्लास में फिर हमने अभ्यास प्रश्न किए हुए थे। आज मैंने यूरोप, विश्व भूगोल के अंतर्गत यूरोप कॉन्टिनेंट को पोस्ट किया था, तो आज हम उससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो पेरिस किस नदी के तट पर है? वो है सीन नदी के तट पर। यह था हमारा छठा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा सातवां प्रश्न क्या। तो हमारा सातवां प्रश्न है, आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में है? दोस्तों अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आल्प्स की पर्वतमाला से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न मैंने पहले भी आपसे बात की थी। अब एक प्रश्न और आ गया है, आपको बताना है आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में। क्योंकि ऑप्शन थोड़ा थोड़ा जस्ट डबल पे है, ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है दो देशों में इसका विस्तार है, ऑप्शन बी है 4 देशों में, ऑप्शन सी है 6 देशों में, या फिर ऑप्शन डी 8 देशों में। आपको बताना है आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में है। तो आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार 2 देशों में है, 4 देशों में, 6 देशों में है, या फिर 8 देशों में। 7 लिख करके फिर आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताना है आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में है। यूरोप कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया था। जैसे जैसे वीडियो लास्ट तक पहुंच रही थी तो फिर वहां पर जो उत्पादन संबंधी आंकड़े थे खासतौर से, वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा नदियों और पहाड़ों से जुड़े हुए प्रश्न जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए थे। तो करीब 7 सेकंड का टाइम बीत गया, जल्दी से फटाक से बताइए। 7 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए आल्प्स की जो पर्वतमाला है उसका विस्तार कितने देशों में है। जरूरी तो ये भी, क्वेश्चन तो इस तरीके से होना चाहिए था कि आप 4 देशों के नाम लिखते, लेकिन मुझे लगा वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था। ऐसे में मैंने आपको सिर्फ नंबर की बात की है, 2, 4 या फिर 6 या फिर 8 आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 देशों में। आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार कुल मिलाकर के कितने देशों में? 4 देशों में है। और वहाँ पर मैंने इन डिटेल उन चारों देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ, और जो जिन नदियों के तट पर वो बसे हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर इन डिटेल आपको बताई हुई हैं। 7वें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 4 देशों में। आल्प्स की पर्वतमाला का विस्तार है 4 देशों में। 8वें प्रश्न की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमारा 8वां प्रश्न आ भी गया है। 8वां प्रश्न देख लेते क्या है। पिरेनीज की पर्वतमाला किसे अलग करती है? ये क्वेश्चन रिपीट मोड में मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छोटी परीक्षाओं में भी पूछा गया, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया कि पिरेनीज की पर्वतमाला किसको किसको अलग करती है। ऑप्शन ए है रूस और इटली को, ऑप्शन बी है रोम और लंदन को, ऑप्शन सी है स्पेन और फ्रांस को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इतने आसान है कि अगर आपने वीडियो देखा या अगर आपने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कहीं पे भी सुना हुआ है तो आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। पिरेनीज की पर्वतमाला किसे किसे अलग करती है? 8 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। रूस और इटली, रोम और लंदन, या फिर स्पेन और फ्रांस। पिरेनीज की पर्वतमाला किसे अलग करती है? 8 के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। पिरेनीज की पर्वतमाला किसे अलग करती है? रूस और इटली को, रोम और लंदन को, स्पेन और फ्रांस को। तो फटाफट 8 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन और फ्रांस। काफ़ी सारे लोग लगातार प्रश्नों के जवाब सही कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं जो लोग कंटिन्यूली क्वेश्चंस को आंसर सही कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी जो लोग कंटिन्यू क्लासेज में जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने मेरे कहने पर इतना ज़्यादा क्लासेज को शेयर किया है, जिसके बाद में तमाम सारे नए लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उन लोगों के लिए विशेष तौर से मेरा पूरा का पूरा धन्यवाद। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, स्पेन और फ्रांस। पिरेनीज की पर्वतमाला जो है वो किसे किसे अलग करती है, तो वो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। तो हमारा 9वां प्रश्न है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस कौन से देश में अवस्थित है। दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है वो कौन से देश में अवस्थित है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, या फिर ऑप्शन डी है जॉर्जिया। तो सोच समझ करके आंसर करना है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो एल्ब्रुस है वो कौन से देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपका मोरक्को, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, या फिर ऑप्शन डी है जॉर्जिया। तो आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। 9 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस वो कौन से देश में अवस्थित है। धीरे धीरे हम क्लास के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 10वें और अंतिम प्रश्न पर बात करेंगे। तो 9 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही 8 बजे लाइव क्लास शाम को डेली होती है, तो आपको बस याद रखना है शाम को 8 बजे लाइव आ जाना है, और जहां पर हम तमाम सारे जो अभ्यास प्रश्न होंगे, टॉप 10 क्वेश्चन या फिर टॉप 20 क्वेश्चन की जैसी भी लाइव क्लास होगी वो आपको ग्रुप्स में इन्फॉर्म किया जाता रहेगा। तो वहां से आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइए। तो 9वें प्रश्न का हम सही जवाब देख लेते हैं। करीब करीब 10 सेकंड का टाइम हो गया। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस वो है जॉर्जिया कंट्री में। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी एल्ब्रुस, तो पहले तो आपको पहला क्वेश्चन तो यहीं से एक बन सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है एल्ब्रुस, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है और दूसरा क्वेश्चन ये कौन से कंट्री में, तो ये है हमारी जॉर्जिया में। इसलिए 9वें प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जॉर्जिया। 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। तो अंतिम प्रश्न भी एल्ब्रुस से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है जो सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की एल्ब्रुस वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आल्प्स की पर्वतमाला, उसके बाद में आपका ऑप्शन बी है पिरेनीज की पर्वतमाला, ऑप्शन सी है काकेकस की पर्वतमाला, या फिर ऑप्शन डी है रॉकी की पर्वतमाला। तो 10 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए कि एल्ब्रुस की जो पर्वत जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, वो किस पर्वतमाला का एक भाग है। आल्प्स की पर्वतमाला का है, पिरेनीज की पर्वतमाला का है, कॉकेकस की पर्वतमाला का है, या फिर रॉकी की पर्वतमाला का भाग है। तो 10वें क्वेश्चन के लिए आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और फटाफट मुझे टाइप करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आल्प्स की पर्वत श्रृंखला का भाग है, पिरेनीज की पर्वत श्रृंखला का भाग है, कॉकेकस की पर्वत श्रृंखला का भाग है, या फिर रॉकी की पर्वत श्रृंखला का भाग है। यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है एल्ब्रुस वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो 10 सेकंड का टाइम करीब करीब हो गया है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कॉकेकस की पर्वत श्रृंखला। तो जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस वो रिलेटेड है कॉकेकस की पर्वत श्रृंखला से, और कॉकेकस की जो सबसे ऊंची चोटी है वही है एल्ब्रुस, जो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस यूरोप कॉन्टिनेंट से, और यूरोप कॉन्टिनेंट से अभी तमाम सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइव क्लास में हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में बात करेंगे टॉप 10 या फिर टॉप 20 क्वेश्चंस पर। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।